Hello everyone, welcome to Education Academy. As our class 11th biology need topic, the chapters continue. Chapter is Cell, the unit of life. Chapter 8, the first chapter of botany. In class 11, the last lecture we discussed about cell theory, and the last to last lecture we have done what? Cell theory. And the last lecture what we have done? प्रोकैरियोटिक सेल वी सी द हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल देखिए उसके पार्ट्स देखिए उनके फंक्शंस देखिए किस तरीके से आपकी जो सेल होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो किस तरह से डिजाइन होती है हमने वो सब लास्ट लेक्चर में देखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने उसमें ग्लाइकोकैलिक्स पढ़े, उसकी सेल एनवेलप पढ़ा, मेसोसोम्स पढ़े, हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़े हमने इसके फ्लैजेला, फिम्ब्रे, एवरी पार्ट we discussed in the last lecture with their function। हमने एक पार्ट पढ़ा कैसे बना हुआ है, किस प्रोटीन का बना हुआ है और उसका क्या फंक्शन है, हमने सब कहाँ देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था। Now move forward with flow this chapter eukaryotic cell and cell membrane। Here in this chapter we discuss eukaryotic cell and each organelle of cell separately। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, यूकैरियोटिक सेल पढ़ने और सेल एक टिपिकल प्लांट सेल, एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं विद द सेपरेट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शंस क्या क्या है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलें पे लेक्चर पे। यस, सो आज का लेक्चर क्या है हमारा, यूकैरियोटिक सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। टू टॉपिक टुडे वी डिस्कस the two topic eukaryotic cell and cell membrane। Now question arise in our mind, what are eukaryotic cells? As earlier we discussed with prokaryotic reference में हमने पढ़ा था prokaryotic cell क्या होती है हमारे जिसमें primitive nucleus था। U का मतलब होता है true, eukaryo word का मतलब होता है nucleus। It means those cells which have ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात यही आती है इनके अंदर क्या होता है हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यस, अंडरस्टूड। सेकेंड हमारे हमने पढ़े थे प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आ रहा था, हमारे बैक्टीरिया आ रहे थे, हमारे पीपीएलओ आ रहा था हमारा, ठीक है। सेम हियर यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, प्रोटिस्ट, प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं हम जब प्रोटिस्ट, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम जब पढ़ा हुआ अपने वहां पे, फाइव किंगडम जो फर्स्ट किंगडम था वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, जो कि कौन सा था, मोनेरा। और मोनेरा के बाद कौन कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। वो किसके अंदर आते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। These four kingdoms are comes under eukaryotic cell। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेल होती है, और हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे कि हर सेल आइडेंटिकल, प्रोकैरियोटिक में कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल सेल्स आर सिमिलर, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स ऑल सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इट मींस दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है इनका वेल ऑर्गेनाइज होता है। किसमें फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है हमारा किसमें, क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो जेनेटिक मटेरियल था फ्रीली प्रेजेंट था, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भी न्यूक्लियर एनवेलप होता है, अपना खुद का एक कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बट इन यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो हम कह सकते हैं जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम बात करें सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे, तो इसके अंदर अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इधर ये गोल्गी बॉडी हो गई, ये हमारे ईआर हो गया,
तो ये क्या, हर एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम जो भी हो गया। तो सेल और जो साइटोप्लाज्म है वो किस में डिवाइडेड होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, उसके अंदर कंपार्टमेंट प्रेजेंट, हम बोल सकते हैं यूकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, which means they have presence of membrane bound organelle, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इतनी बात समझ में आई आपको। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे आप, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, ऑलमोस्ट हमारी सिमिलर थी, बट यूकैरियोटिक सेल्स हमारी आइडेंटिकल नहीं होती, ये हमारी डिफरेंट होती है, डिफर करिए, वेरी करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लाइक अब इसमें कैसे वेरी करती है ये देखते हैं हम। प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, बट वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। अभी हम डायग्राम से देखेंगे एक बार, एनसीईआरटी में आप डायग्राम से क्लियर है, अभी हम जाते हैं डायग्राम पे, पहले एक पढ़ लेते हैं। तो मेन डिफरेंस अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, तो मेन डिफरेंस होता है सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है, हमारी एब्सेंट होती है। सेल वॉल बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन हार्बिवोर्स और कार्निवोर्स में पढ़ते हैं कि हार्बिवोर्स जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, क्योंकि उन्हें टाइम लगता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, क्योंकि प्लांट खा रहे हैं, प्लांट के अंदर क्या होती है, सेल वॉल, और जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी। नेक्स्ट होता है हमारा प्लास्टिड का। प्लास्टिड यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल होता है। इसमें वैक्यूल्स का भी डिफरेंस होता है। प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल के अंदर या तो वैक्यूल होंगे नहीं, अगर होंगे तो कैसे होंगे, स्मॉल इन साइज। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, कह सकते हो, जो कि स्टोर का काम करता है। इसमें लिखोगे एब्सेंट if present small in size, या तो absent ही होंगे या present होंगे तो small in size होंगे आपका। ठीक है, और हमारे जिसमें पढ़ेंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्रोमोसोम, वो प्लांट में नहीं होते, हमारे एनिमल में होते हैं। एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। देखो सेल हो गया, ये क्या है कि हमारे एनिमल सेल है, ये हमारी प्लांट सेल, प्लांट सेल, ये हमारे क्या है, एनिमल सेल, टिपिकल प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो हम बात करें सेल वॉल, दिख रही है आपको ये सेल वॉल, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। लाइसोसोम, वैक्यूल्स देखो इधर, लार्ज वैक्यूल, मेरा लार्ज इन साइज वैक्यूल होता है, इधर वैक्यूल नहीं दिखाई देता, क्योंकि होता है तो वो स्मॉल इन साइज होता है। तो देयर इज अ डिफ, तो हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ऑल सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, वेरी होते हैं। ऐसे यार हमारा एंडोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनल्स में कुछ ऑर्गेनल्स में डिफरेंस होगा, जैसे हमारे इधर प्लास्टिड है, प्लास्टिड है, प्लास्टिड दिख रहा है आप लोगों को, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लास्टिड का पार्ट, उसके अंदर है कि उसके अंदर नहीं है। अब इधर एनिमल में ऐसा है कि जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ सेंट्रियोल, लेकिन इधर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता हमारे किसमें, प्लांट सेल में। एक बार ऐसे देखिए, आई थी बात समझ में आपको, देखा? अभी अभी हम डिटेल में जाएंगे, एक पार्ट पढ़ेंगे। चलते हैं बैक टू द पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं कि हमारे यूकैरियोटिक सेल, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें आप
टॉपिक देखें हम इसमें हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। देखो एक सेल है, अगर हम सेल में से सेल वॉल को हटा दें, टिपिकल प्लांट यूकैरियोटिक सेल है उसमें से हम सेल वॉल हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट सेल है, सेल में से अगर हम सेल वॉल को हटा दें तो क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट का मोर क्या कह सकते हैं? एनिमल सेल। क्यों? एनिमल सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमने सेल में से सेल वॉल को हटाया तो हमारा क्या बचता है? उसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लास्ट। इट मींस एक्सेप्ट सेल वॉल, जो हमारा सेल होती है उसे क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लास्ट। जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है आपकी? एब्सेंट होती है। आप क्या कर रहे हो? प्रोटोप्लास्ट में से आप जो सेल है उसके अंदर लिविंग पार्ट भी होता है, नॉन लिविंग पार्ट भी होता है। अब जो प्रोटोप्लास्ट हमारे पास बचा है इसमें से अगर हम रिमूव कर रहे हैं नॉन लिविंग पार्ट, जो भी उसके अंदर नॉन लिविंग मटेरियल होता है उसे हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारा बचता है प्रोटोप्लाज्म। वो कंफ्यूज होते हैं साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वो कंफ्यूजन आज आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म देखो ना, कहीं प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। वो किस केस होता है वो देखते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ? जिसमें सेल वॉल नहीं हो। प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ? जैसे हम कह सकते हैं लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल्फ या लिविंग मटेरियल ऑफ सेल्फ, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल्फ। जो प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। अब प्रोटोप्लाज्म में से हम किसे हटा दें? न्यूक्लियस को हटा दें। किसे हटा रहे हो आप? सेल के अंदर से न्यूक्लियस को हटा रहे हो, तब बनता है आपका साइटोप्लाज्म। तो आपको याद हो, जब मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का बनता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस। जब प्रोटोप्लाज्म किसमें होता है? जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारा क्या बचता है? साइटोप्लाज्म बचता है। इसे और हम और क्या कहते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स। पढ़ा भी जाता है साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड होता है, फ्लूइड प्रेजेंट जो होता है हमारी सेल के अंदर। अब क्या होता है? अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर से, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? सेलुलर ऑर्गेनल्स है हमारे। अगर सेलुलर ऑर्गेनल को हटा दें, ऑर्गेनल को हटा दें तो क्या बचता है हमारा? साइटोसोल। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। कि अगर दोबारा देखो ध्यान से कि सेल वॉल, सेल है, सेल वॉल है, प्रोटेक्शन होता है। अगर हम सेल वॉल को हटा दें तो क्या बचता है हमारे पास? प्रोटोप्लास्ट, जिसे हम एनिमल सेल भी कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट के अंदर से अगर हम नॉन लिविंग मटेरियल हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर से अगर हम रिमूव कर रहे हैं न्यूक्लियस तो हमारे पास क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म, जो कि किसके अंदर क्या होते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। और जब साइटोप्लाज्म के अंदर से हम सेल ऑर्गेनल हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? साइटोसोल। तो इस तरीके से एक यूकैरियोटिक सेल में कंपोनेंट्स आपके अरेंज होते हैं। तो यस, इसमें और डिफरेंस क्या आ सकता है आपका? देखिए इसे सेंट्रल पढ़ा भी हमने पीछे, तो सेंट्रल कहां प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल आर एब्सेंट। इधर क्या होते हैं? सेंट्रियोल आर प्रेजेंट। ये हमारा माइटोसिस मेयोसिस पढ़ते हैं ना, वहां पे यूज होता है, यूज होता है इनका। ठीक है, तो मेन है, वैसे तो बहुत सारे मेन हमारे ये हैं कि अगर हम बात करें प्लास्टिड के अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट का कंफ्यूजन आ रहा था। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही पार्ट होता है। जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आर द पार्ट ऑफ प्लास्टिड व्हिच इज प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में आपका वो एब्सेंट होता है। ये इसे नोट डाउन कीजिए एक बार, देखिए इसे। अंडरस्टूड? चलें? ओके,
अब चलते हैं हम अपने यूकैरियोटिक सेल में। अब आपको याद हो कि प्लांट सेल जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था हमने उसके वहीं, अब हमें मैंने स्टार्टिंग में बताया यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है, उसके एक एक ऑर्गेनल को हम डिफरेंटली पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेटली हम स्टडी करेंगे। तो अब हम फर्स्ट उस पे चलते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन। अब सेल की कवरिंग पे तो चलेंगे यू सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है आपका, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब क्या होता है, हमने सेल मेम्ब्रेन हमारे प्रोकैरियोटिक में भी होता है, तो अगर हम स्ट्रक्चरली की बात करें तो सेल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है, बेसिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर, ठीक है। आई थी बात समझ में आपको? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये होती है एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, ये ध्यान से सुनेंगे, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग सेल। ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट का क्या मतलब यहाँ बैठता है, एवरी लिविंग सेल बोल दो या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से बना है, सेल भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म भी लिख लो। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि सेल वॉल प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर नहीं, तो चल सकता है कि सेल वॉल सबके अंदर प्रेजेंट, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन आपकी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है कि होनी ही होनी चाहिए सेल में, विदाउट द सेल इज नॉट मेड, उसके सेल वो कंप्लीट नहीं है, सेल नहीं बन पाएगी। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट वो होनी ही चाहिए। अब इसकी सेल मेम्ब्रेन की हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी कब हुई, किसके बाद हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, पहले कैसा था हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मल माइक्रोस्कोप थे, तब तक सिर्फ हमने नॉर्मल सेल को देखा, लेकिन डीपली हम अगर हम स्टडी कर रहे हो सेल मेम्ब्रेन की अगर स्टडी करेंगे तो डिस्कवरी किस बेसिस पे हो पाई, जब तक आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बोला जाता है डिटेल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल हुआ हमारा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा होता है हमारा, जो इसमें हम उसके थ्रू देखते हैं, आपकी जो लैब में होता है हमारा, स्लाइड वगैरह देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। स्टडी किस पे गई इसकी, केमिकल स्टडी कहाँ किस पे हुई हमारी, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, केमिकल स्टडी कहाँ हुई हमारी, आरबीसी की मेम्ब्रेन में, और आरबीसी क्या है हमारी, रेड ब्लड सेल। अब इसमें देखा गया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है दो चीज से बनी है, लिपिड और प्रोटीन। इसमें क्या देखा गया कि जो हमारी केमिकल स्टडी हमारी किस पे हुई, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे हुई, तो इसमें फाइंड आउट स्टडी हुई, तो इसमें पता चला, फाइंड आउट किया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसके बनी है, आपकी लिपिड प्लस प्रोटीन, और इनका रेशियो क्या होता है 52 रेशियो कितना होगा, 52 रेशियो 40, ठीक है। तो 52 रेशियो किसका है, 52 किसका, लिपिड की क्वांटिटी है, 40 किसकी, हमारी प्रोटीन की है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्या हुआ, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने स्टडी हुई, इसमें तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सबने अपने मॉडल दिया, सैंडविच मॉडल पढ़ते हैं हम, इससे अलग अलग मॉडल पढ़ते हैं। तो जिसको मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि आपने 9th क्लास में थोड़ा प्लाज्मा 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, सेल चैप्टर हमारा का 9th में भी है, पर वहां पे हम थोड़ा कंसाइज में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं चीजें, बस ये डिफरेंस है, वरना पढ़ते हुए बेसिक वहीं से ही आपका। तो आपने वहां भी पढ़ा होगा, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो आप कह सकते हो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कौन सा है हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
अब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो होता है लिपिड, क्योंकि लिपिड किस नेचर में होता है हमारा, फ्लूइड इन नेचर होता है हमारा। जो यहाँ पे मोज़ेक है वो क्या है हमारा, प्रोटीन है, ठीक है। फ्लूइड क्या है पे, ये क्या है आपका लिपिड है, और जो प्रोटीन होता है किस फॉर्म में होता है, मोज़ेक में होता है। अब बात आती है कि किसने दिया ये मॉडल, प्रपोज बाय एनीवन, नाइन क्लास में पढ़ा होगा आपने ये, सिंगर एंड निकोलसन। किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन। कॉल्सन कब दिया है आपका ये, 1972। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो हमारा फ्लूइड, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है किसने दिया, या ऐसे पूछा जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो सिंगर और निकोलसन ने दिया 1972। अब हमने इसके अकॉर्डिंग हमने पीछे देखा था जब आरबीसी की स्टडी हुई कि हमारी जो मेम्ब्रेन है किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, एंड ये कह सकते हो आप यहाँ पे प्लस, दोनों से मिलकर बनी है ना, प्लस प्रोटीन। अगर लिपिड की बात करें तो यहाँ पे लिपिड होता है हमारा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है हमारा अरेंज इन बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब क्या होता है, जो लिपिड है वो हमारा दो लेयर में अरेंज होता है, अरेंज इन बाइलेयर, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड भी कौन सा होता है, फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। लिपिड होता है, लिपिड भी कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड के अंदर भी कौन सा होता है हमारा, फॉस्फोग्लिसराइड। जो ये फॉस्फोलिपिड होता है हमारा अरेंज होता है बाइलेयर में। देखो किस तरीके से अरेंज होता है, देखने देंगे। अब आप इस तरीके से रखोगे बीच में प्रोटीन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बना क्या दिया, एक सर्कुलर है, ये क्या हेड है, टेल है, क्या है। अब आप देखते हैं एक फॉस्फोलिपिड, अब मेरे को इस तरीके से अरेंज होती है। अब एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके से। हाँ ये इधर ये बेटा सबके आएगा, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है किसका, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड का हमने एक मॉलिक्यूल लिया है। ये वाला पार्ट होता है हमारा हेड, और टेल होती है हमारा, हेड कितना की होता है, टेल होती है दो, ये वाला ये होती है हमारी टेल। क्या इतनी बात समझ में, हेड और टेल समझ में आया। हेड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटर सरफेस पे। जैसे हेड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, आउटर सरफेस। टेल होती है हमारी इनर सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म पढ़ते हैं हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक। ये बच्चों फिलिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिलिक वर्ड आता है लविंग, याद रख लेना इसे, एंड फोबिक, फोबिक, फोबिया, फोबिया क्या होता है, फियर, डर, फियर, याद रखना। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, और फोबिक का मतलब फोबिया होता है फियर। अब यहाँ पे दो होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। जो हमारा हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि भैया इसे क्या है, प्यार है किससे, वाटर से। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, तो ये क्या होता है हमारा, वाटर लविंग होता है। और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक फोबिक, इट मींस फियर, वाटर हेटिंग कह सकते हो आप इसे, डरता है या हेट करता है कि अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, ये नहीं बुलाता, ये गले लगाता है उसे वाटर मॉलिक्यूल को, ये नहीं लगाता। इसे हम और कह सकते हैं पोलर। ये क्या हो सकता है हमारा टेल, नॉन पोलर। ये क्या पढ़ रहे हैं, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमारा हेड और क्या होता है, टेल होता है। हेड क्या होता है हमारा, आउटर सरफेस पे होता है, टेल हमारा इनर सरफेस पे होता है। हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है जो कि वाटर लविंग है, टेल होता है हाइड्रोफोबिक। क्योंकि जब अभी हम आगे ट्रांसपोर्ट फंक्शंस पढ़ेंगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वहां पे इसे देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और आपका हाइड्रोफोबिक।
फोलिक। आई इतनी बात समझ में आपको? ठीक है, यस देखिए से एक बार नोट डाउन कीजिए, देखिए से एक बार। चीजें आपको याद रखनी है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मॉडल। किसने दिया है? निकोलसन एंड सिंगर 1972। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का समझ में आया, मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड फॉस्फोलिपिड समझ में आया कि हेड और टेल होते हैं और अरेंज हमारे क्या से बाइलेयर बने होते हैं, इस तरीके से अरेंज होती है। चले आगे। अब क्या कह रहा है? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें। जब और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें क्या हुआ बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसने फाइंड आउट हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन शुगर मॉलिक्यूल, आल्सो कंटेन शुगर कार्बोहाइड्रेट। इसमें फाइंड आउट हुआ कि शुगर कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने पहले बताया कि जो प्रोटीन लेयर है वो हमारी प्रोटीन और लिपिड की बनी है, लेकिन उसके अलावा जब और ज्यादा रिसर्च हुई, स्टडी हुई, तो उसके अलावा भी उसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट भी क्या होते हैं? हमारे प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने लिपिड के बारे में पढ़ा। अब प्रोटीन कैसे होती है? प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन में। हमारी दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है और किस बेसिस पे कर रखा है हमने? ऑन द बेसिस ऑफ ease of extraction। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? निकालना। कि कुछ प्रोटीन आपके इजीली एक्सट्रैक्टेड हो जाते हैं, कुछ हमारे इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। तो उस बेसिस पे हमारी दो तरह की प्रोटीन है, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें आपने सुना होगा। लेकिन उनके अलावा हम क्या क्या बोलते हैं? पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? आउटर सरफेस, तो जो बाहर है, पेरिफेरल वो बोल सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। प्लस क्या बोल सकते हैं उन्हें? एक्सटर्नल। और क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रिंसिक। तो हम पेरिफेरल, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं जो हमारी बाहर प्रेजेंट होती हैं। अंदर जो होती है ना बोलते हैं इंटीग्रल, इंटरनल और इंटरसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन कहाँ होती है? हमारी बरिड होती है। ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बरिड। इन्हें और हम क्या और बोलते हैं? बरिड। बरिड एम्बेडेड होती है। ये हमारे आउटर सरफेस से प्रेजेंट होती है, जैसे अभी हम आगे भी देखेंगे। जैसे कि हमने मेम्ब्रेन देखी, यहाँ पे होंगी, और ये क्या होंगी? या तो आपकी ऐसे होंगी, अंदर ऐसे होंगी या ऐसे एम्बेडेड होंगी, बरिड होंगी। वो होती है हमारी इंटीग्रल या इंटरनल प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई आपको? यस, देखिए इसे जरा एक बार। हुआ? अब हमने एक बात करी इज ऑफ अट्रैक्शन। इज ऑफ अट्रैक्शन भी देखेंगे। पहले अभी हम एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। एक अभी हम 3D स्ट्रक्चर, अभी हमने सिर्फ 2D बनाया, 3D स्ट्रक्चर हम देखेंगे। फ्लेक्सिबल होती है, बेसिकली हमारी मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल क्यों होती है? ये भी रीजन क्या है? क्योंकि लिपिड है बाहर, हमारा आउटर सरफेस पे दोनों साइड क्या है? हमारा लिपिड है। और लिपिड कैसा होता है? हमारा फ्लूइड इन नेचर होता है। फ्लूइड नेचर होने की वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। आप इधर देखो बच्चों,
जो ये वाली प्रोटीन है ये कौन सी होती है हमारी एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक, जो ये वाली होती है ये होती है हमारी इंटरनल प्रोटीन। आए बात समझ में। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसके अंदर हमारा और क्या प्रेजेंट होता है, शुगर भी प्रेजेंट होता है। तो शुगर दो तरह का हो सकता है कि शुगर आपकी चेन लिपिड से भी अरेंज होती है और आपकी प्रोटीन से भी हो सकती है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में। एक बात हमें यहाँ देखनी है कि हमने पढ़ा ईज ऑफ अट्रैक्शन, तो इन्हें हम और क्या बोलते हैं, टनल। इन प्रोटीन को हम क्या और क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन। टनल, और एक और नाम होता है आपके एनसीईआरटी में भी शायद गिवन है एक नाम, ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये क्या कर रही है, ट्रांस दोनों लिपिड के क्रॉस भी कर रहे थे, टनल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हमने बात करी ईज ऑफ अट्रैक्शन पे, सॉरी एक्सट्रैक्शन, अट्रैक्शन आ रहा बार बार, सॉरी अट्रैक्शन नहीं है, एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। तो एक्सट्रैक्शन अगर हम बात करें तो इनका एक्सटर्नल वाली है वो हमारी इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन है या आपकी जो इंटरनल या टनल मेम्ब्रेन है उनका एक्सट्रैक्शन थोड़ा क्या होता है हमारा डिफिकल्ट होता है, इज डिफिकल्ट, क्योंकि इनके अंदर को हम क्रूड मेथड रिक्वायर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें डिटर्जेंट से उसे वॉश करते हैं। ठीक है, तो जो इनका एक्सट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होगा हमारा, इज डिफिकल्ट। इसे तो हम नॉर्मल निकाल रहे हैं, तो इट रिक्वायर हमारे नॉर्मल, इट रिक्वायर स्पेशल आपका एक ट्रीटमेंट यूज करते हैं, इट क्रूड मेथड, तो इसमें इट रिक्वायर, सॉरी रिक्वायर क्रूड मेथड, लाइक क्या मेथड यूज करते हैं इसमें, डिटर्जेंट से वॉश करते हैं, वॉशिंग डिटर्जेंट या डिटर्जेंट वॉशिंग, डिटर्जेंट वॉशिंग। मेम्ब्रेन को हम किस में करते हैं, डिटर्जेंट वॉश करते हैं, डिटर्जेंट के अंदर से डुबोते हैं मेम्ब्रेन को, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वॉशिंग विद डिटर्जेंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन को इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, इसका एक्सट्रैक्शन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इस बेसिस पे हमने दो तरह के पेरिफेरल एक्सटर्नल ऐसे भी कह सकते हो जो हम इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन टनल या इंटरनल प्रोटीन कौन सी होती है जो हमारे एक्सट्रैक्शन जिनका डिफिकल्ट होता है। इतनी बात समझे। मैंने भी बताया कि जो आपकी शुगर, हमने पढ़ा कि शुगर भी प्रेजेंट होता है, शुगर हमारे लिपिड मॉलिक्यूल से भी अरेंज होती है उसकी चेन, और हमारी प्रोटीन से भी होती है। तो शुगर के लिए यहाँ पे वर्ड होता है ग्लाइको। तो दो तरह के पढ़ोगे आपने, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है, ये देखो, शुगर किससे अटैच है हमारा, प्रोटीन से, तो ये क्या बनाएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान से देखो जरा, अगर शुगर आपका किसके साथ अटैच है, लिपिड, तो बनाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड। If the sugar chain is arranged with lipid, is called glycolipid. If the sugar chain is arranged with protein, is called glycoprotein. इतनी बात समझ में आई आपको। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सटर्नल इंटरनल प्रोटीन कैसे हैं, किस तरीके से उनका आपका एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है। तो इससे हम बेसिस से और क्या कह सकते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीछे स्पेस है हमारे पास, हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी और कैसी होती है, एसिमेट्रिक होती है। कैसी होती है, एसिमेट्रिक होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली 9th क्लास में पढ़ के आओगे, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सिर्फ सिलेक्टेड चीजें ही ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि कुछ भी आया मेम्ब्रेन के पास उसने वो ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। सिर्फ क्या होती है हमारी, सिलेक्टिवली होती है, कुछ ही चीज हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, सिलेक्टेड चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। आई थी समझ में बात, ठीक है। यस बच्चों, अब यहाँ पे आता है कि मूवमेंट की बात करते हैं। हमें मूवमेंट पे पढ़ा के हमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सुना होगा आपने। जो यहाँ पे लिपिड है आपका, वो कौन सा मूवमेंट शो करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्यों कर पाता है बच्चों, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जो लिपिड है आपका वो कैसा होता है हमारा, लिपिड कैसा हमारा, फ्लूइड इन नेचर होता है।
जिसकी वजह से क्या होती है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और उसी वजह से यहाँ पे मूवमेंट करता है आपका एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हमने पढ़ा कि प्रोटीन क्या होती है, एम्बेडेड होती है। तो प्रोटीन यहाँ किस तरीके से अरेंज होती है, प्रोटीन किस तरीके से मूवमेंट कर पाती है आपकी यहाँ पे, आइसबर्ग एट द फ्लोट, आइसबर्ग जैसे फ्लोट करते हैं हमारे सी के फ्लोर पे। सेम तो हमारी जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, इससे प्रोटीन आपकी क्या करती रहती है, फ्लोट की तरह करती रहती है, तैरती तरह रहती है आपकी। तो इसमें लिख सकते हो इनेबल लेटरल मूवमेंट, बेसिकली क्या करती है आपकी लेटरल मूवमेंट। जो प्रोटीन है वो कौन सा मूवमेंट करती है आपकी, लेटरल, लिपिड कर रही है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है, प्रोटीन हमारी करती है लेटरल मूवमेंट, साइड वे मूवमेंट जैसे आप कह सकते हो। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। तो जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर आइसबर्ग की, तो जो यहाँ पे आइसबर्ग है और सी क्या हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड, आइसबर्ग क्या है यहाँ पे प्रोटीन। तो प्रोटीन आपकी लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर कैसे होती है, फ्लोट करती रहती है आपकी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन एज आइसबर्ग। तो ये जो आइसबर्ग है वो ऐसा प्रोटीन है। तो आइसबर्ग that float on what, on sea। और यहाँ पे आइसबर्ग अगर प्रोटीन है तो सी क्या है यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड, ऑन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, इसे दोबारा से सुनेंगे हम। सी है, सी के अंदर आइसबर्ग जैसे फ्लोट करती है, सेम यहाँ पे आइसबर्ग प्रोटीन को इमेजिन करना है आपको और सी की जगह आपको इमेजिन करना है फॉस्फोलिपिड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है और प्रोटीन लेटरल मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट कैसा होता है, आइसबर्ग जैसे हमारा सी में मूव करता है। इतनी बात समझ में आई, लिखा आपने, नोट डाउन किया कोई पॉइंट, तो समझ में आ गया लिपिड कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन के अंदर होता है लेटरल मूवमेंट। अब इसे देखते हैं इसका थ्रेड स्ट्रक्चर से और चीजें क्लियर करते हैं थोड़ी सी। इसमें एक जूम में थोड़ा हो गया, देखो ग्लाइकोलिपिड बताया मैंने, जब हमारा किससे, लिपिड से शुगर चेन अरेंज हो रही है, प्रोटीन से हो रही है तो होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन। देखो बाइलेयर में अरेंज्ड है हमारे, ये हेड है, ये आपका टेल है, प्लस आपका ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। बेसिकली क्या है हमारा, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, क्या है हमारे, फॉस्फोलिपिड। अब देखो जो ये वाली प्रोटीन है वो कैसी प्रोटीन है हमारी, एक्सटर्नल प्रोटीन है। ठीक है, ये आपकी क्या है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इधर दिखा रखी है आपको, ये कह रही है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन बोल दो या एक्सटर्नल। और ये क्या होती है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन, और ये होता है ग्लाइकोलिपिड। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन है कि आपकी जो फॉस्फोलिपिड है बाइलेयर अरेंज समझ में आ रहा है आपको, इसमें इंटीग्रल और आपको एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से समझ में आ रहा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन समझ में आ रहा। इसे देखिए एक बार, इसे बनाइए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने फंक्शंस में। इतनी बात समझ में आई, प्लाज्मा में हमने क्या क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या से पार्ट होता है, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लिपिड और प्रोटीन के बारे में देखा, प्रोटीन दो तरह की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन। लिपिड के अंदर हेड और टेल होते हैं, हेड क्या होता है हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेल, हम देख चुके हैं ये फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, अब हमने पढ़ा फ्लूइडिक फ्लूइड नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब जब फ्लूइड नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये काम क्या क्या करता है, देखो सिक्रीशन में हेल्प करेगा, सेल सिक्रीशन जैसे हम कह सकते हैं, सेल सिक्रीशन में हेल्प करेगा, सेल ग्रोथ में हेल्प कराता है आपका, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेकेंड आपका क्या कराता है, ये इंटर सेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में जंक्शन बनाता है, इंटर सेलुलर जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका कराता मेन जो है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या क्या फंक्शन है, सिक्रीशन करा रहा है, सेल ग्रोथ करा रहा है, सेल डिवीजन करा रहा है, इंटर सेलुलर जंक्शन करा रहा है, प्लस ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट भी हमारा दो तरह का होता है, पैसिव
और एक्टिव। डिफरेंस क्या है? एक्टिव में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी मतलब जैसे हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड। पैसिव में नो एटीपी इज रिक्वायर्ड मतलब नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली डिफ्यूजन जो आएगा यहाँ पे पैसिव में डिफ्यूजन हम कह सकते हैं, जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं हुई, जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसे एक बार डायग्राम से देखते हैं। बनाओ। बच्चों क्या होता है, कोई गैस मॉलिक्यूल है हमारे यहाँ पे, कोई मॉलिक्यूल है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन। इस मेथड से डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या आता है? हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हाई सेल के अंदर कम है, सेल से बाहर ज्यादा है। बेसिकली ये क्या है? ये आउटसाइड द सेल है। ये क्या है? आउटसाइड द सेल। इधर पार्ट है आपका इनसाइड द सेल। ऑक्सीजन है या कोई भी गैस मॉलिक्यूल है जिसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो बाय द डिफ्यूजन डिफ्यूजन से एंटर हो गया, इसलिए आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव हो गया आपका, ठीक है। दूसरा एक आपने पढ़ा होगा वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है H2, ये भी हमारा इजीली ट्रांसपोर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस, वाटर के केस में डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कुछ अलग है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। डिफ्यूजन क्या होता है? व्हेन द मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस द सेम प्रोसेस, बट एक डिफरेंस क्या है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट को सिर्फ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन में सब चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस से वाटर का मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोसेस सेम, कंडीशन वही है, सिचुएशन वही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि सिर्फ किस केस में होता है? हमारे वाटर के केस में होता है। इतनी बात समझ में आई? अब आपने क्या पढ़ा? कोई पोलर सब्सटेंस है, अब पोलर है, हमारा हेड भी पोलर होता है। अब क्या होता है अगर पोलर यहाँ पे इन कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होता है, ये जो हमारी क्या होती है? कैरियर प्रोटीन। ये क्या है? हमारी कैरियर प्रोटीन जो कैरी करा रही है, ये पैसे, लेकिन ये क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेट करा रही है, प्रोटीन कैरियर करने से खींच रही है, इसकी हेल्प से जा रहा है, ऐसे नहीं गया, ये किसकी हेल्प से गया? प्रोटीन की हेल्प से गया। यहाँ पे होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इतना समझ में आया? डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ पे है कोई सोडियम Na+, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, आप जब रिटर्न में पढ़ते हैं कि सोडियम पोटेशियम, इसके अंदर क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। अब यह सोडियम मॉलिक्यूल है, ये होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, जहां पे हमारी होती है एटीपी रिक्वायर्ड, तो हम इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब हमारे क्या यूज होता है? हमारा एटीपी, एनर्जी यूज हो रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? कैरियर प्रोटीन तो है, अब दोनों ये कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन ने एनर्जी यूज नहीं करी, सिर्फ से ट्रांसपोर्ट कराने वाले थे। यहाँ की जो कैरियर प्रोटीन है वो क्या करती है? आपकी एनर्जी यूज करती है, एटीपी यूज करते हैं। यहाँ पे लिख लो, जो एटीपी यूज करके ये मॉलिक्यूल अंदर आया, तो ये होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? कैरियर प्रोटीन, तो एटीपी डिपेंडेंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है हमारा? एटीपी डिपेंडेंट। लिख सकते हैं आप, एटीपी से जरूरत होती है, डिपेंडेंट होता है हमारा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे और क्या जाते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जिसकी हेल्प से ये हमारे ट्रांसपोर्ट होता है। आई थी बात समझ में? पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हुआ कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट, ये चीज क्लियर हुई। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, नॉर्मल डिफ्यूजन है आपका, या ऑस्मोसिस है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी ने क्या करी? आपकी एनर्जी, एटीपी रिक्वायर हुई है, तो इसे एटीपी डिपेंडेंट भी बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन समझ में आया? ठीक है, एक बार से देखिए, डायग्राम बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बल्क ट्रांसपोर्ट।
बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपने इससे अंदर हम पढ़ते हैं, बल्क का मतलब क्या है, ज्यादा मात्रा में ग्रोथ। सेल है, सेल के बाहर है, इसे हम देख सकते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन है, कोई बल्क में है बाहर, अंदर नहीं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इस मेम्ब्रेन की हेल्प से ही ये बल्क कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर दिख जाएगा, क्योंकि किसमें है, बल्क में। फ्लेक्सिबल है तो बल्क में हमारा एंटर हो गया, सेम इसमें एंटर हो गया। सेम प्रोसेस से बाहर जाने का भी होता है कि कोई चीज हमारे जैसे सेल है, ये बाहर अंदर ज्यादा है तो ये इसकी तो बाहर चला। अब इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है बल्क। जो हमारी बल्क होता है, बल्क क्या होता है, हाई क्वांटिटी में जो अगर कोई मटेरियल होती है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें दो तरह का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब देखो नाम से क्लियर होगा, एंडो और एक्सो लास्ट लेक्चर में बताया था। एंडो का मतलब होता है विद इन, इंटरनल, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। मतलब जब हमारा ट्रांसपोर्ट का होना विद इन द सेल, विद इन द सेल, जब हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के अंदर, और इनसाइड द सेल हो रहा है। तो इसमें भी दो तरह का होता है हमारा, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। फैगिज्म बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, जिसमें लिक्विड मतलब लिक्विड मटेरियल जा रहा है आपका, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं इसे। फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आपके फूड मॉलिक्यूल्स से कुछ, अब जैसे कुछ खाया तो ये एंटर हो गई, तो ये हो गई हमारी फैगोसाइटोसिस, सेल रिंग प्रोसाइटिस। एक्सोसाइटोसिस को हम और क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग कि सेल से बाहर जा रहा, सेल से बाहर निकाल देंगे, बाहर फेंक दिया, इस तरह की प्रोसीजर क्या होती है हमारी एक्सोसाइटोसिस, ये होती है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडो का मतलब क्या है, विद इन द सेल हो रहा है, और एक्सो का मतलब आउटसाइड द सेल, आप ऐसे भी कह सकते हैं, आउटसाइड द सेल। तो एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग। तो जिन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, अगर लिक्विड है तो उन्हें बोला जाता है पिनोसोम, और इधर सेल ईटिंग में बोला जाता है फैगोसोम। और फैगोसोम को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, फैगोसोम हम और क्या बोल सकते हैं, फूड वैक्यूल। जैसे आपका अमीबा वगैरह हुआ, लोअर ऑर्गेनिज्म में बात, तो ये चलता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें यही एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटोसिस होती है। तो ये भी किसकी हेल्प से होते हैं, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मा लैमा भी पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके प्लाज्मा लैमेला क्या होता है, उनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वेस्ट के बाहर निकालता है। तो ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मोस्टली हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, लाइक अमीबा इन बेसिस पे होता है। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें उनमें हमारी ये भी, तो ये वाला मेथड भी यूज होता है हमारे पास, और भी डिफ्यूजन भी हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये मेथड अगर हो रहा है तो ये भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है, सिर्फ बल्क ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, कि जब आपका जो मटेरियल है वो क्या हो, किसमें हो, आपका बल्क में हो। इतनी चीज समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, तो आपको फंक्शंस क्लियर समझ में हुए कि सिक्रेशन में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करा रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प करा रहा है, और मेन होता है ट्रांसपोर्ट। दो तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव क्या होता है, जिसमें एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक्टिव में हमारी एटीपी रिक्वायरमेंट। इस तरीके से हमने सोडियम का देखा, वाटर का देखा, गैस, पोलर। तो जब हमने सोडियम का कराया वहां पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई। जो आपका H2O था या गैस, तो हमारे नॉर्मल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट से हुई। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन ने सिर्फ फैसिलिटेट किया है, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरे कहते हैं पहुंचाया, सिर्फ पहुंचाया है, उसमें कोई उसने एनर्जी यूज नहीं करी है। इतनी बात समझ में आई आपको सर? यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? यस, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो क्वेश्चन। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन help to perform functions like, yes, cell growth and cell division, अभी करके हैं, yes, formation of intercellular junction, yes, ये भी राइट है, and endocytosis भी करा था, yes, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। yes, क्वेश्चन को देखो इसे जरा, yes, चल देखिए, आपको आया ना आज के लेक्चर समझ में, यूकैरियोटिक सेल का और सेल मेम्ब्रेन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम सेल वॉल आगे, ऐसे लेक्चर वाइज हम क्या करेंगे, अपने सारे ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, हमने जो पीछे लेक्चर से पढ़ा था उसे जानने के लिए कि आपने जो पीछे लेक्चर पढ़ा वो अभी तक आपको याद है या नहीं।
तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? दे मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। नो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमारी क्या होती है? सिंपल होती है, यूकैरियोटिक हमारी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हमारी सही है? दे मल्टीप्लाई मच फास्टर, यस। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन रेट उनका ज्यादा होता है। 70 राइबोसोम, यस, ये भी सही है आपका। दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल दैट लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, तो ये भी बात सही है। बी वाला क्या कह रहा है? दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन लाइक ईयर। नहीं, हमने पढ़ा ना तो डबल या ना सिंगल, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक में। तो इसने पूछा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी? हमारी बी वाली। यस बच्चों, समझ में आया आपको आज का लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर में अपनी सेल वॉल हम आगे के ऑर्गेनल्स अपने कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को दोबारा से एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, डन फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इतने आप क्या करेंगे? टेक केयर, टेक रेस्ट एंड read carefully. Okay.